व्हाट इज स्पेशल रिलेटिविटी? स्पेशल रिलेटिविटी क्या है? क्यों ये सबसे मजेदार थ्योरी में से एक है? क्यों इस थ्योरी की वजह से सर अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने फेमस हुए? आइए चलते हैं एक रोमांचक सफर पर, जहां हम करेंगे कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट्स और जानेंगे कुछ रोमांचक बातें। ये बात उस समय की है जब सर आइंस्टाइन एक पेटेंट ऑफिस में काम किया करते थे और तब उन्होंने इसी साल अपना पेपर पब्लिश किया ब्राउनियन मोशन और एग्जिस्टेंस ऑफ एटम के ऊपर। लेकिन इन थ्योरी और रिसर्च के बाद भी आइंस्टाइन को वो नाम और फेम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था एक फिजिसिस्ट के तौर पर। जबकि आइंस्टाइन की रिसर्च काफी थी किसी और फिजिसिस्ट के पूरे जीवन के रिसर्च के हिसाब से। पर आइंस्टाइन यहाँ कहाँ रुकने वाले थे, उनकी सोच तो कहीं और ही थी। दरअसल वो अपने बचपन से ही सोचा करते थे कि अगर वो लाइट पर बैठकर घूमे तो उन्हें ये दुनिया कैसी दिखेगी, और यही सवाल उन्हें बचपन में रोमांचित किया करती थी। और बाद में उन्होंने इसी जिज्ञासा के दम पर काफी उम्दा आविष्कार किए। दरअसल हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना होगा, और हमें यह भी समझना होगा कि मोशन रिलेटिव कैसे है, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम रिलेटिव है ना कि एब्सोल्यूट। तो चलिए समझते हैं इन्हें विस्तार में। दरअसल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है। दरअसल दो तरह के रेफरेंस होते हैं, एक तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो रेफरेंस होता है जिसमें बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होती है या बॉडी रेस्ट में होती है, उसे हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और वहीं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो, यानी कि उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही हो, उसे हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आइए अब समझते हैं कि मोशन एक रिलेटिव टर्म कैसे है। मान लीजिए कि एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, और उस कार में दो दोस्त बैठे हुए हैं और पास में ही एक लड़का खड़ा हुआ है जो उस कार को ऑब्जर्व कर रहा है। और मान लो उसका नाम सौरभ है, यानी कि मैं। कार में बैठे हुए दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि वो दोनों दोस्त रेस्ट पर हैं और कार के बाहर की दुनिया मोशन में है, यानी कि जब वो मुझे देखेंगे तो वो कहेंगे कि मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, यानी कि उनकी अपोजिट डायरेक्शन में। पर जब मैं उन दोनों दोस्तों को देखता हूँ तो मैं कहूंगा कि वो दोनों दोस्त 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि कार की स्पीड की डायरेक्शन में। और मैं कहूंगा कि मैं रेस्ट पर हूं क्योंकि मैं मूव नहीं कर रहा। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई उनके हिसाब से तो मैं मोशन में हूं, पर मेरे हिसाब से मैं रेस्ट में हूं। तो सही कौन है? दरअसल हम दोनों ही सही हैं, क्योंकि मोशन एक रिलेटिव टर्म है। यानी कि अगर हमें जानना है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा या पूछना होगा कि आप किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, यानी कि किसके नजरिए से पूछ रहे हैं, यानी कि किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पूछ रहे हैं। जैसे हम अभी अर्थ के हिसाब से रेस्ट पर हैं, पर जब एक एस्ट्रोनॉट हमें देखेगा तो वो कहेगा कि हम मोशन में हैं, क्योंकि अर्थ भी मोशन में है। तो मोशन ना एक रिलेटिव टर्म है। पर आइंस्टाइन को समस्या जब हुई जब उन्हें पता चला कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। दरअसल लेट 1800 में माइकलसन मॉली एक्सपेरिमेंट ने यह साबित किया था कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है और लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी ईथर मीडियम की जरूरत नहीं होती, उसकी एक फिक्स स्पीड है। तो सर आइंस्टाइन ने एक समस्या को महसूस किया और जिसको सॉल्व करके उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बुनियाद रख दी। चलिए एक बार आइंस्टाइन की समस्या को कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कार है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और उस कार पर एक लड़का खड़ा है जिसके हाथ में एक बॉल है, और वहीं दूसरी ओर कार को एक लड़का ऑब्जर्व कर रहा है, और वो लड़का मैं हूं। तो मान लीजिए कि कार पर खड़ा लड़का कार की डायरेक्शन में बॉल को फेंकता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उस लड़के के अनुसार बॉल की स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर, पर मेरे अनुसार बॉल की स्पीड होगी स्पीड ऑफ कार प्लस स्पीड ऑफ बॉल, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो समझ आता है कि ऐसा रिलेटिव मोशन की वजह से हो रहा है। पर अब मान लीजिए कि उस लड़के के हाथ में एक फ्लैश लाइट है और वो उसे कार की डायरेक्शन में ऑन करता है।
तो अगर लड़के के हिसाब से देखा जाए तो फ्लैश लाइट की स्पीड होगी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, पर मेरे अनुसार फ्लैश लाइट की स्पीड होगी स्पीड ऑफ कार प्लस स्पीड ऑफ लाइट। पर अगर ऐसा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट नहीं है, यानी कि उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। पर माइकलसन मॉली एक्सपेरिमेंट ने यह साबित किया था कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मिसिंग है जो यहाँ सही करने की जरूरत थी। तो आइंस्टाइन ने इसी प्रॉब्लम को फेस किया और इसी को ठीक करने की कोशिश की। उन्होंने समझा कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है और कोई भी इस यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट से तेज मूव नहीं कर सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि स्पीड ऑफ लाइट हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि एक जैसा, मतलब मेरे नजरिए से भी और उस कार पर खड़े लड़के के हिसाब से भी। और उन्होंने ये भी कहा कि स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए टाइम और डिस्टेंस वेरी यानी चेंज करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो अगर हमें स्पीड को कांस्टेंट रखना है तो डिस्टेंस और टाइम को वेरी करना होगा। और उन्होंने इसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन से समझाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई बॉडी काफी तेजी से मूव करती है या फिर स्पीड ऑफ लाइट के करीब, तो उसका समय धीरे हो जाएगा, यानी कि टाइम रिलेटिव है ना कि एब्सोल्यूट। होगा यूं कि जब बॉडी बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रही होगी तो उसकी स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए टाइम स्लो होने लगेगा। और इसी तरह जब बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के करीब मूव कर रही होगी तो बॉडी का लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ताकि उसकी स्पीड ऑफ लाइट टूटे ना, और इसी को हम कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। आइए इसे समझते हैं एक उदाहरण के जरिए। मान लीजिए कि मेरा दोस्त एक स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष में स्पीड ऑफ लाइट से चला जाता है, तो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से उसका समय काफी ज्यादा धीरे हो जाएगा क्योंकि वो मोशन में है। पर उसको स्पेसशिप में सब नॉर्मल ही महसूस होगा क्योंकि स्पेसशिप में हर चीज काफी ज्यादा स्लो होगी और जिस वजह से उसे अंतर महसूस नहीं होगा। लेकिन जब वो वापस धरती पर लौट कर आएगा तो वो अपने भविष्य में होगा। तो अगर आसान से भाषा में कहा जाए तो टाइम सबका अलग अलग तरीके से चलता है। यदि कोई बॉडी मोशन में है तो उसका टाइम अलग तरह से चलेगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसका टाइम अलग तरह से चलेगा। यानी कि टाइम कांस्टेंट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि रिलेटिव है। तो इसका मतलब कोई भी चीज इस यूनिवर्स में साइमल्टेनियस भी नहीं है, यानी कि एक साथ नहीं हो रही, अलग अलग हो रही है क्योंकि सबका टाइम अलग अलग है। और उन्होंने एक फेमस इक्वेशन भी दी E=mc², जिसके अनुसार मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। और इस इक्वेशन की वजह से कोई भी वस्तु स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं चल सकती। और इसका असर जब ज्यादा अच्छे से देखने को मिलता है जब CERN में LHC यानी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट के करीब ले जाकर टकराया जाता है। क्योंकि जब वो पार्टिकल की स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट के करीब तक ले जाते हैं तो उन पार्टिकल का मास बढ़ने लगता है, जिस वजह से उनकी स्पीड को और बढ़ाने के लिए और ज्यादा पावरफुल मैग्नेट की आवश्यकता होती है। और ऐसा करना एक लिमिट के बाद पॉसिबल ही नहीं होता, और जिस वजह से पार्टिकल को हम कभी स्पीड ऑफ लाइट से तेज या उसके बराबर नहीं पहुंचा सकते हैं। तो सर आइंस्टाइन ने इस नई और उम्दा विचार के कारण थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी दी, जिसने भौतिक विज्ञान में एक नई सोच को जन्म दिया कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, लाइट हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम है और कोई भी चीज इस यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं चल सकती। और इस थ्योरी के बाद उन्हें काफी ज्यादा नाम और फेम मिला और वो E=mc² की वजह से काफी ज्यादा फेमस हुए। पर उन्हें बाद में एहसास हुआ कि जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं वहां तो कोई भी वस्तु कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव ही नहीं करती, यानी कि सारी की सारी चीजें एक्सेलरेट करती हैं। तो इसका मतलब थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल ही नहीं है। तो उन्होंने फिर से इस पर गौर किया और ग्रेविटी को लाए और थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी दी, जिसने हमें ग्रेविटी और स्पेस टाइम को समझने में काफी ज्यादा मदद की। तो आने वाले एपिसोड में हम जानेंगे थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं एक और नए रोमांचक सफर के साथ। तब तक ध्यान रखें अपना और अपने सवालों का, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप बिना किसी रुकावट के अंतरिक्ष, समय और ब्रह्मांड से जुड़े राज यूं ही जानते रहें।